तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्टर्स डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टेंस, फैक्टर्स फॉर रेजिस्टेंस बोल दीजिए। फैक्टर्स फॉर रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी। तो सबसे पहला जो फैक्टर जो मायने रखता है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है दोस्तों, वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। इसके तहत क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर का। मतलब जितना ज्यादा लंबा, जितना ज्यादा लेंथी आपका कंडक्टर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, या जितना छोटा कंडक्टर होगा उतना कम रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है, ज्यादा लेंथ होगा ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, कम लेंथ होगा तो कम रेजिस्टेंस होगा। तो पहला फैक्टर जो था दोस्तों वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। दूसरा है दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या होता है दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीनिंग रेजिस्टेंस इज इनवर्सली 1 बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्या मतलब है कि अगर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का हिंदी होती है मोटाई, थिकनेस को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, थिकनेस को कहा जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई भी एक हमारे पास वायर होती है, मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेप में है, कोई भी आप अगर वायर को ध्यान से देखें तो मोटा गोला प्रकार का आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी मोटाई को कहते हैं, इसकी मोटाई को कहते हैं। ये वाला जो मैंने शेड किया ना कि कितना मोटा है, क्या थिकनेस है। तो जितना ज्यादा थिक होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, इसी को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोस्तों। अगर एरिया बहुत ज्यादा है मतलब मोटा वायर है, मोटे वायर में यूं समझिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि थिक वायर में ना रेजिस्टेंस कम होता है, और थिन वायर में दोस्तों, थिन वायर में ना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तभी तो कहते हैं कि जहां अगर हमें आग से बचाना है तो हमको मोटी मोटी वायरें की वायरिंग करवानी चाहिए, थिक वायर की वायरिंग करवानी चाहिए दोस्तों। थिन वायर में आग जल्दी लगती है, थिक वायर में कम लगती है, चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है, थिक वायर में रेजिस्टेंस कम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस का आग लगने से क्या लेना देना है ना, बिल्कुल है। ये तीसरा पॉइंट उसी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर दोस्तों। टेम्परेचर याद रखिएगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। मीनिंग अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा या उस सिस्टम या उस रजिस्टर के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसमें इसको अगर आप गर्म करने लगेंगे ना दोस्तों तो इसकी रेजिस्टेंस, मान लीजिए पहले नॉर्मल कंडीशन पे 10 ओम्स शो कर रही थी, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो हो सकता है 1000 ओम्स तक शो करे। तो देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल दोस्तों, अब आप लोगों को पहले से ही मालूम है, मान लीजिए अगर आप कॉपर को और सिल्वर के साथ, कॉपर को अगर आप सिल्वर के साथ कंपेयर करते हैं तो कॉपर के अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, सिल्वर के अंदर बहुत कम होता है। तभी तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि कॉपर को देखें तो कॉपर भी गुड कंडक्टर है, काफी हद तक बहुत अच्छा। इनफैक्ट 99% वायर्स जो होते हैं, जो हम लोग हाउसिंग सर्किटरीज में जो हम यूज करते हैं, वो कॉपर से ही होती है। अब क्वेश्चन उठता है दोस्तों, कॉपर की तो वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू सिल्वर, तो हम लोग सिल्वर की वायर क्यों नहीं यूज करते हैं? काफी, आफ्टर ऑल सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनके रेट्स का। कैसे रेट्स? पैसों का। अगर आप देखें कॉपर की, अगर आप देखते हैं तो ये 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के केजी के लमसम में, मुझे चेक करना पड़ेगा, स्टिल इसके लमसम में रेट में मिल जाता है। जबकि सिल्वर दोस्तों वो 48,000 रुपीज से लेकर अब शायद 55,000 के रेंज तक पहुंच रहा होगा पर केजी। देखा दोस्तों,
मतलब 1000 रुपया कहाँ है और 55,000 कहाँ है, फर्क आपको नजर आ ही रहा होगा। प्लस वायर की मैन्युफैक्चरिंग में भी कॉस्ट लगती है। तो ये इन सब चीजों को देखते हुए कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। वहीं अगर मैं दो और चीजों की बात करूं, जैसे मान लीजिए आयरन की बात करूं मैं एल्युमिनियम के साथ, मान लीजिए दोस्तों अगर मैं आयरन की बात करता हूं एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में, तो आपको जान के ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम एल होता है, एल्युमिनियम के रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और आयरन की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, अगर हम स्टैंडर्ड चीजों को लें। इन शॉर्ट आप कह सकते हो रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को भी मैं यहीं पे डिफाइन, रेजिस्टिविटी को चलिए जब यहाँ पे कर देता हूँ। रेजिस्टिविटी एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को अक्सर क्लियर नहीं होती है। RESISTIV, रेजिस्टिविटी। देखिए दोस्तों, रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं और इसकी SI यूनिट ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी होता क्या है? रेजिस्टिविटी मैं लिख देता हूं, पहले इंग्लिश में लिखता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ओनली। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। मटेरियल बोलिए या मैटर बोलिए, ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल या मैटर बोलिए। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल या मैटर ऑफ लेंथ, उसकी लंबाई, उस सब्सटेंस की लंबाई होना चाहिए 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसकी मोटाई होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो जो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वही उस सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी कहलाती है। अर्थात मान लीजिए आपके पास एक आयरन का रॉड है दोस्तों, ठीक है, एक आयरन का रॉड है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है दोस्तों 1 मीटर स्क्वायर है। और मान लीजिए फॉर इंस्टेंस ये 10 ओम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 10 ओम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। एक सेकेंड है, मान लीजिए 10 ओम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो 10 ओम है ना दोस्तों, ये इस रॉड का, या यूं समझिए आयरन की बात कर रहे थे ना, आयरन का रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो हमने क्या समझा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों काफी हद तक सेम है। क्यों सेम है? बस रेजिस्टिविटी जो होती है एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कहते हैं। वो कंडीशन क्या है कि उस मैटर का, उस मटेरियल की लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए और मोटाई, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो एक ऐसा मटेरियल जिसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर है, तो हम बोलेंगे दोस्तों कि उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी उतना रेजिस्टेंस है, उसका जो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वही उसकी रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए होता है। रेजिस्टिविटी दोस्तों सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन के लिए होता है, पहचानने के लिए, सैंपलिंग के लिए होता है। यूं समझ लीजिए, सैंपलिंग के लिए होता है कि इन्हीं की मदद से हम बता पाते हैं कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल का क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, या उसका नेचर किस प्रकार का होगा। तो टाइप ऑफ मटेरियल आपको मालूम चल गया, अलग अलग मटेरियल अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये मालूम चला होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन, इसको हटा देते हैं। विल, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसको यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, व्हाई। तो अभी अभी आप लोगों ने सीखा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों क्रॉस सेक्शन एरिया का, मीनिंग थिक में रेजिस्टेंस कम होगा और थिन में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इस रिलेशन से दोस्तों ये वेल प्रूवन रिलेशंस हैं जो कि जॉर्ज साइमन ओम ने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के तहत ही निकाला था। तो आप लोग बोल देंगे कि थिक वायर विल प्रोवाइड लेस रेजिस्टेंस एज कंपेयर्ड
thick wire will provide less resistance as compared to the thin wire because by the relation R is inversely proportional to 1 by A. A stands for the cross section area, R is the resistance. ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हम डाल देंगे. अगला प्रश्न देखते हैं. आइए इसके लिए मुझे पैड लेना पड़ेगा, स्टिकी नोट. चलिए, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट. आइए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेने दीजिए. फिर सॉल्व करते हैं दोस्तों. लेट मी सेट दिस. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट remains constant while the potential difference across the two end of the component decreases to half of its former value. तो यहाँ पे दो हैं, एक है फॉर्मर और एक है न्यू. तो ये दो केस के कंपैरिजन की बात चलेगी. अभी हम लोग बात करेंगे. इसको केस 1 दे दीजिए. ये केस 1 है और ये केस 2 है दोस्तों. फॉर्मर और न्यू के बारे में बात चल रहा है. देखिए क्या बोला है. लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, while the potential difference across the two end of the component decreases to half of its former value. What will occur in the current through it? देखिए दोस्तों, इन दोनों में ना रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा है. दोनों के केस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा है. मान लीजिए इसमें dp है तो इसमें भी dp है, ठीक है. और क्या बोला है दोस्तों, while the potential difference across the two end component decreases to the half of its former value. और वोल्टेज मान लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज होता है. वोल्टेज मान लीजिए इसमें W था तो यहाँ पे वोल्टेज क्या कर दिया, हाफ कर दिया ना. एंड कहाँ गया, हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू दिया ना, हाफ कर दिया, तो ये W/2 कर दीजिए. तो इन्होंने पूछा है इसमें जो करंट है और इसमें जो करंट है, इन दोनों में क्या फर्क पड़ेगा. तो बेसिकली इन दोनों करंट के रेशियोज का पूछा है. इन दोनों करंट 1 और करंट 2 के मेरे को रेशियो बताना है. व्हाट विल चेंज ना, तो इसके अंदर मेरे को रेशियो आपको बताना है कि वो क्या चेंज आएगा. आइए सॉल्व कर देते हैं. V = IR होता है, दोनों में लगाते हैं. इसकी I की वैल्यू निकाल लेते हैं. I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगी W/dp, है ना. फॉर्मूला यहाँ से बन गया ना. देखिए I = V/R, ये बन गया ना दोस्तों. I = V/R कैसे बना, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा जाके, है कि नहीं. तो वैसे ही यहाँ पर ही निकाल लेते हैं. I2 की वैल्यू सिमिलरली यहाँ पे I2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं दोस्तों. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 जो होगा वो क्या होगा, W/2 डिवाइडेड बाय R क्या है, dp. तो बेसिकली क्या बन गया, I2 = W/2 × 1/dp. तो मेरे पास I2 की वैल्यू क्या आ गई, I2 आ गया दोस्तों W/2 dp आ गया ना दोस्तों. I2 की वैल्यू मेरे पास. अब इन दोनों का रेशियो इन्होंने मेरे से पूछा था ना, अभी मैं निकाल लेता हूं. 1 सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं दोस्तों. तो मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ATQ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे I1/I2, मेरे को इन दोनों के रेशियो, इन दोनों के चेंजेस में फर्क का पता करना था. तो W/dp डिवाइडेड बाय दोस्तों W/2 dp, है कि नहीं. तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, I1/I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, W/dp × 2dp/W. तो W से W कट गया, dp से dp कट गया, तो रेशियो क्या हो गया, 2:1. तो मैं बोलूंगा पहले केस में जो करंट है, सो मैं ऐसे बोलूंगा I1:I2 जो होगा वो होगा दोस्तों 2:1, या यूं समझिए I2:I1 जो होगा, इसको 1 लिखिए, वो हो जाएगा दोस्तों 1:2.
ये मेरे पास आंसर होगा कि दोनों में करंट अगर एक दूसरे के रेशियोज में अगर हम रिस्पेक्ट में देखें तो I1/I2 2:1 होगा। मतलब इसमें अगर मान लीजिए इस केस में अगर 50 अगर एम्पियर करंट है तो इसके अंदर दोस्तों 25 होगा, या यूं समझिए इसके अंदर अगर 100 है दोस्तों तो इसमें 200 होगा। ये स्टेटमेंट ये बताती है। ये चीज तो हमको हो गया इसको, लेकिन एक चीज और बताते हैं दोस्तों, इसको ना हम सिर्फ थ्योरी से भी कर सकते थे। ये तो मैंने न्यूमेरिकली करके दिखा दिया, इसको हम थ्योरी से भी कर सकते हैं। खुद सोचिए, आर जो है वो कांस्टेंट है, वोल्टेज अगर हाफ करेंगे तो ऑब्वियसली करंट भी तो हाफ होगा। ये कैसे मुझे मालूम चला? मुझे ओम्स लॉ से मालूम चला। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, एक सेकेंड दोस्तों, ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अगर वोल्टेज गिराओगे तो करंट भी वैसे ही गिरेगा, वोल्टेज को अप करोगे तो करंट भी दोस्तों अप हो जाएगा। यही तो कहता है ओम्स लॉ। तो ये सिर्फ इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते हैं और मैथमेटिकली जैसे मैंने करके दिखाया दोस्तों, आप ऐसे भी करके दिखा सकते हैं। यहाँ भी देखिए ना, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, वोल्टेज को हाफ कर दिया। हाफ कर दिया तो हमारा करंट भी हाफ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आगे इस रिलेशन से अगर हम देखें, ठीक है, तो ये वाली चीज है। आप इसको थ्योरी से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इन सबको रब कर लेने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। Why are coils of electric toaster and electric iron are made up of alloy rather than pure metal? चलिए इसको मैं लिख के बताता हूं। देखिए दोस्तों, प्योर मेटल और एलॉय का कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो कंपैरिजन क्या है। प्योर मेटल्स जो होते हैं ना दोस्तों, इनकी रेजिस्टेंस काफी कम होती है। ठीक है, और तो और इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है ना वो भी कम होती है। ठीक है, ये दो चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। जबकि एलॉय में ना यही दो चीजें उल्टी होती हैं। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है दोस्तों। यूजुअली एलॉय के रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स। और वहीं मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें, वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है, जल्दी मेल्ट ही नहीं करते दोस्तों। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब? तो इस वजह से जो आयरन वगैरह जो बनाया जाता है ना, इस्त्री जिसे हम प्रेस वगैरह करते हैं, कपड़े को जो हम प्रेस करते हैं, या हीटर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, उनके जो फिलामेंट्स होते हैं ना दोस्तों, उसको एलॉय से बनाया जाता है। क्यों? एक चीज उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगी, दूसरी चीज मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होगी। देखिए, रेजिस्टेंस हाई होगी तो वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। द मोर विल बी द रेजिस्टेंस, द मोर विल बी द हीट। टेम्परेचर वाला अभी फैक्टर में हमने देखा था ना कि ये चीज टेम्परेचर बोले या हीट बोले, बात तो एक ही है ना। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा दोस्तों। उल्टा भी कह सकते हो, हीट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इनफैक्ट ये जो एलॉय जो होते हैं ना, जैसे ही गर्म होने लगते हैं इनकी रेजिस्टेंस और बढ़ने लगती है, तो ये और गर्म होने लगते हैं, तो ग्लो ज्यादा करने लगते हैं। लेकिन एक चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर उनकी मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई नहीं हुई तो मालूम चला गर्म होके मेल्ट कर गए वो, और मेल्ट कर देंगे तो सर्किट टूट जाएगा। मान लीजिए यहाँ से टूट जाएगा तो सर्किट टूट जाएगा, फिर हीटर जैसे कहते हैं ना फॉल्ट आ जाएगा, हीटर के अंदर फॉल्ट आ जाएगा। तो याद रहेगा आप लोगों के एलॉय से क्यों बनाया जाता है, दो कारणवश। एक, उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, दूसरी उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है। और ये दोनों कंडीशन परफेक्ट हैं फॉर हीटर मैन्युफैक्चरिंग। हीटर के बनाने के लिए ये चीज दोनों बहुत परफेक्ट है। ये हीटर का मैंने ऐसी डायग्राम बनाया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि एलॉय का इस्तेमाल क्यों किया जाता है प्योर मेटल के बजाय। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखते हैं दोस्तों। अब फिफ्थ के लिए क्या बोला है, मरकरी। पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
यूज द डेटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग। अच्छा, 12.2 को यूज करना है। विच एमंग आयरन एंड मर्करी, आयरन मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर, और दूसरा क्या बोला है, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। चलिए पहले आयरन और मर्करी में बताते हैं, फिर बेस्ट बताते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, जिस भी सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी हाई होगा वो बैड कंडक्टेंस जाएगा, बैड कंडक्टेंस, यानी वो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को कम पास होने देगा या ट्रैवल होने देगा। आइए देखते हैं 12.2 टेबल को दोस्तों, और उसमें से बताते हैं मरकरी और आयरन था ना, यस। आइए देखते हैं दोस्तों, पहले इनको रब कर लेते हैं। ये हमने पिछला क्वेश्चन इसमें देखा था। आइए दोस्तों, मरकरी कहाँ है, मरकरी ये रहा आपका मर्करी। मर्क्यूरी ये है दोस्तों, और आयरन कहाँ है, आयरन ये रहा दोस्तों। खुद ही आप देख सकते हैं दोस्तों, मर्करी 90, देखिए पावर तो दोनों की सेम है। इधर देखिए मर्करी का 94 है और इसका 10 है, तो ऑब्वियसली आयरन जो हुआ उसकी रेजिस्टेंस, सॉरी ये रेजिस्टिविटी का चार्ट है ना, उसकी रेजिस्टिविटी कम है आपकी मरकरी से, Hg मरकरी से कम है। देयरफॉर आप बोल दीजिएगा आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मर्करी। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें विच इज द बेस्ट वन, ऑब्वियसली ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सिल्वर देखो सबसे कम रेजिस्टिविटी है इसकी, 1.6 × 10⁸ सबसे कम है, बाकी सभी लोगों की काफी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू दिस होल टेबल। ठीक है, वहीं एलॉयज की अगर हम देखें उनकी भी काफी ज्यादा होती है। ये इंसुलेटर्स हैं दोस्तों। एलॉय जानते हैं ना आप लोग, मेटल नॉन मेटल की मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर होता है दोस्तों। एलॉय आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, तो इनके आंसर्स हो गए दोस्तों। हमारा जो आयरन है वो ज़्यादा बेटर है, और बेस्ट कंडक्टर जो है हमारा सिल्वर है, Ag। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन 5th भी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चंस में अब बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस दिए हैं। आइए, तो धीरे धीरे हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे आते जाइए। तो ये आ गया हमारे पास दोस्तों एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्लिप आउट करते हैं, फिर इसको शॉर्ट आउट करते हैं। चलिए इसको क्लिप आउट कर लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करेंगे दोस्तों। आइए, तो इस क्वेश्चन को जरा पढ़ के देखते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक लैम्प, ये है इलेक्ट्रिक लैम्प, whose resistance is 20 ohms। ये इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है दोस्तों, 20 ohms। एंड अ कंडक्टर, ये एक स्पेशल कंडक्टर है 4 ohms का। ये स्पेशल कंडक्टर है दोस्तों 4 ohms का, तो यहाँ पे लगा दिया है। आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ये हमको 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। फिगर 12.9 ये हमारे पास फिगर है। ठीक है, आगे देखिए, हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस हमको पता करना है, तो सबसे पहले मुझे मालूम करना पड़ेगा कि सीरीज में है कि पैरेलल में। देखिए करंट आया, सेम करंट इसमें भी गया सेम, तो यहाँ पे ना करंट डिवाइड नहीं हुआ है। तो ये सिस्टम जो है वो सीरीज में है। तो सीरीज में मेरे पास पहला पार्ट करते हैं। सीरीज में मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों,
टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का निकालने के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN, ये फॉर्मूला होता है ना। हमने हर फॉर्मूले जो हैं दोस्तों हमने डिस्कस किया हुआ है, हमारे फॉर्मूला के ऊपर हमने फॉर्मूला स्टोरी करके एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देखें। उसके अंदर ये सारे के सारे फॉर्मूले के बारे में डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। तो आइए, तो हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के कितने रेजिस्टेंस है, R1 और R2, दो ही तो रेजिस्टेंस है। तो हम सीधा निकाल देंगे सीरीज का जो हमारे रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 ओम्स प्लस 20 ओम्स, तो कितना हो गया R टॉट, सो कॉल्ड टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 ओम्स। तो ये दोस्तों हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया दोस्तों, 24 ओम्स। चलिए, पहला पार्ट तो हो गया। अब आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। द करंट थ्रू द सर्किट, अब हमको करंट निकालना है। तो बी पार्ट देखिए क्या है, बी पार्ट में हमारे पास कंप्लीट सर्किट का, हमें कंप्लीट सर्किट की कहानी पूछी गई है। तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन्हीं तीन चीजों के बारे में पूछा गया है। वोल्टेज तो हमको मालूम है 6 वोल्ट दिया है ना दोस्तों, ये देखिए 6 वोल्ट दिया है। टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सिस्टम के अंदर कितना है, अभी आपने कैलकुलेट किया, 24 ओम्स हैं, 24 ओम्स हैं। और हमको करंट पूछा है, तो V इक्वल्स टू IR, डायरेक्ट उठा के आप डाल दीजिए, है कि नहीं। तो हमारे पास अगर हम फॉर्मूला वाइज अगर हम देखें तो I की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, V/R। तो इसको हम करके I की वैल्यू निकाल देते हैं। V कितना है दोस्तों, 6/R कितना है, 24, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो मेरे पास I जो आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पियर्स। तो ये मेरा सेकंड पार्ट भी हो गया दोस्तों, हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे देखिए, थर्ड पार्ट क्या बोला है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट सीखिए, हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, सीरीज, ये नोट है दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, इस नोट को हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और वो नोट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सीरीज और पैरेलल, याद रखिएगा, ये गुरु मंत्र टाइप है, डीपीज गुरु मंत्र याद करके रख लीजिए, ठीक है। क्या कहता है, सीरीज में हमेशा याद रखिएगा करंट सेम फ्लो करता है, करंट सेम होता है, और वोल्टेज जो होता है ना दोस्तों वो डिफरेंट होता है एट डिफरेंट पॉइंट्स। पॉइंट्स इन अ सर्किट। मीनिंग समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये एक सर्किट है, तो अगर आप यहाँ पे वोल्टेज चेक कीजिए, यहाँ पे वोल्टेज चेक कीजिए, इसके ऊपर का वोल्टेज चेक कीजिए, यहाँ पे वोल्टेज चेक कीजिए, तो यहाँ पे अलग होगा। यहाँ पे मान लीजिए अगर 1 है तो यहाँ पे मान लीजिए 2 होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए 5 होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए 20 होगा। कहने का क्या मतलब है कि अलग अलग वोल्टेजेस होते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स। कहीं भी सर्किट में आप चले जाइए, अलग अलग आपको वोल्टेजेस मिलेंगे, किसमें, सीरीज के अंदर दोस्तों। जबकि अगर यहीं पे अगर करंट आप देखेंगे ना, इसी पॉइंट पे अगर आप करंट देखेंगे, मान लीजिए x एम्पियर है, तो यहाँ भी x एम्पियर ही होगा, यहाँ भी दोस्तों अगर आप करंट चेक करेंगे ना तो x एम्पियर ही होगा, और इस पॉइंट पे भी अगर आप चेक करेंगे ना दोस्तों करंट, तो यहाँ भी x एम्पियर ही होगा। मतलब करंट हर पॉइंटों पे सेम होता है और वोल्टेज हर पॉइंटों पे डिफरेंट वोल्टेज होता है। ये है सीरीज का गुरु मंत्र दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। और पैरेलल ना इसका ठीक अपोजिट होता है, पैरेलल ना इसका ठीक अपोजिट होता है दोस्तों। अर्थात इसमें जो करंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो करंट है वो डिफरेंट होता है, और वोल्टेज जो है ना दोस्तों
वो सेम होता है। मान लीजिए एक सर्किट है, ये मान लीजिए एक सर्किट है और ये इसके अंदर 3 रजिस्टर्स मैंने डाल दिए। पहला रजिस्टर देखिए, दूसरा रजिस्टर देखिए, तीसरा रजिस्टर देखिए, और ये मैंने अपने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे इसमें वोल्टेज और इसमें वोल्टेज, इन तीनों में वोल्टेज सेम होंगे। अर्थात मान लीजिए अगर यहाँ पे W वोल्ट है तो इसमें भी W वोल्ट होगा, इसमें भी W वोल्ट होगा। लेकिन दोस्तों इनमें जो करंट होगा ना वो डिफरेंट होगा। मान लीजिए अगर इसमें करंट 1 एम्पियर है तो से इसमें मान लीजिए 0.5 एम्पियर दौड़ रहा है, इसमें मान लीजिए 10 एम्पियर दौड़ रहा है। मैं ये बस ऐसी रैंडम वैल्यूज ली है मैंने, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे डिफरेंट करंट होंगे लेकिन वोल्टेजेस इनमें सेम होगा। ये पॉइंट जो हैं, ये जो 2 पॉइंट है दोस्तों, हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये एक गुरु मंत्र टाइप है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा अगर आप सर्किटरी सॉल्व करना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आइए जरा देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो हमने 2 पार्ट तो कर ही लिया है। तीसरा पार्ट क्या बोला है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। हमको इनके ये जो 4 एम्पियर है, ये जो 4 ओम है और ये जो 20 ओम्स हैं, इनके हमको वोल्टेजेस निकालने हैं। तो हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं, एक इसके लिए और एक इसके लिए। इन्होंने ना सिर्फ वोल्टेज पूछा है ना, हम तीनों चीज बता देते हैं। चलिए इसके कंडीशन को जरा सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये तो हमको मालूम है ना, तभी तो ये हमने कैलकुलेट किया था 24 सीरीज ही तो लगाया था ना दोस्तों, क्योंकि इसमें करंट सेम दौड़ रहा है। देखिए सेम करंट एंटर, सेम करंट बाहर, सेम करंट एंटर, सेम करंट बाहर, करंट का डिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए ये दोनों चीजें सीरीज में हैं। चूंकि ये दोनों सीरीज में हैं तो पहले हम 4 ओम के लिए सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर वोल्टेज क्या होगा मुझे नहीं मालूम, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम है जी, ठीक है ना। और इसके अंदर करंट कितना दौड़ रहा है, एक्सक्यूज मी, जैसे कि हमको मालूम है कि करंट हर पॉइंट पे सेम रहेगा, हर पॉइंट पे सेम रहेगा दोस्तों, पूरे सर्किट के अंदर सेम करंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अभी तो मैंने समझा, एक्सक्यूज मी, अभी तो मैंने यहाँ पे समझाया कि करंट इज ऑलवेज सेम, है ना, सीरीज के अंदर। तो ठीक वैसे ही दोस्तों आइए देखते हैं कि इसके अंदर पूरे के पूरे सर्किट के अंदर जो है हमारा करंट सेम है। तो पूरे सर्किट के अंदर कौन सा करंट दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, अभी भी कैलकुलेट किया था ना, 0.25 एम्पियर्स। तो ये रहा 0.25 एम्पियर्स, है ना, 0.25 एम्पियर्स दौड़ रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। जैसे ही हम V इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे तो हमारे पास V आ जाएगा। तो V इंटू आई अगर मैं कर देता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर अगर मैं कर देता हूँ, तो 24 इंटू 0.25 अगर आप करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 वोल्ट आ गया। तो दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया। ये जो 4 ओम का जो था ना, उसमें 1 वोल्ट का वोल्टेज है। ठीक है, वैसे ही जरा हम अपने लैंप के बारे में सॉल्व कर लेते हैं। लैंप की अगर हम पूरे डेटा को अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस लैंप की कितनी है, इसको चलिए किसी और कलर से करते हैं, से रेड ले लेता हूं। इसका हमारे पास लैंप का रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, लैंप की रेजिस्टेंस हमें 20 ओम्स दिया था ना, 20 ओम। ये देखो ना, लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप का 20 ओम दिया था, 20 ओम तो ये हो गया। इसके अंदर वोल्टेज कितनी होगी ये तो कैलकुलेट करना है। करंट वही होगा जो सब में दौड़ रहा है, कितना, 0.25 है ना, ये जो हमने कैलकुलेट किया था। ये देखिए पूरे के पूरे सर्किट के अंदर 0.25, तो ये रहा आपका 0.25, है ना दोस्तों। इस पॉइंट को ढंग से बना लेने दीजिए, 0.25। तो हमारे पास वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों V इक्वल्स टू आई आर। फॉर्मूला होता है ना, सेम फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई आर लगा देते हैं। चलिए V इक्वल्स टू आई आर, आइए I की वैल्यू कितनी है, 0.25 इंटू R कितना है दोस्तों, 20। तो क्या हो जाएगा, ये
20 इंटू 0.5 ये आ जाएगा 5 के करीब में, इंटू 5 वोल्ट आ गया दोस्तों, 5 वोल्ट। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही किया कि नहीं किया। ये देखिए 1 वोल्ट ये है ना दोस्तों, 1 वोल्ट ये है, 5 वोल्ट ये है। पूरे सर्किट के अंदर दो चीजें यूज हो रही थी, 1 वोल्ट ये खा रहा था, 1 वोल्ट ये खा रहा था, 5 वोल्ट ये खा रहा था। दोनों मिलके कितना वोल्ट खा रहे थे, ये देखिए 6 वोल्ट खा रहे थे। इसका मतलब जो हमने ये जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं वो सब सही नजर आ रही हैं। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, और आपने ये क्वेश्चन एंजॉय भी किया होगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आइए, तो ये वाला हमारा एग्जाम्पल भी हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये है हमारे क्वेश्चंस दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कुछ दिया है। तो नया ले लेते हैं दोस्तों, लेट मी कट दिस आउट। आइए तो पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, ड्रॉ, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल। चलिए बना देते हैं, 3 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कुल मिला के 3 सेल की एक बैटरी बन गई। तो इसको मैं लिख देता हूं 3 सेल बैटरी। ठीक है, और यहां पे मैंने शो कर दिया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। आगे देखिए, ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल 2 वोल्ट ईच। तो ये 2 वोल्ट ईच का है, तो कुल मिला के कितना हो गया दोस्तों, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट की मैंने बैटरी बना दिया। अ 5 ओम रेजिस्टर, एन 8 ओम रेजिस्टर एंड अ 12 ओम रेजिस्टर एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। आगे भी है क्या, नहीं, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। आइए तो यहां पे हम एक ये, एक ये, एक ये और एक स्विच बना देते हैं। ये मेरा स्विच ऑन हो गया, है ना। ये देखिए रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टर 1 है। फर्स्ट रेजिस्टर जो है हमारा दोस्तों 5 ओम का है, सेकंड रेजिस्टर जो है दोस्तों वो 8 ओम्स का है, थर्ड रेजिस्टर है जो दोस्तों वो 12 ओम्स का है। ठीक है, तो इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, तो ये मेरा सर्किट बन गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों हो गया। तो आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को जरा देखते हैं क्या कह रहा है। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दोबारा उसी सर्किट को बनाना है। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर एंड अ वोल्टमीटर to measure the potential difference across 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? ठीक है, तो हमको ammeter और voltmeter को कनेक्ट करके उनकी रीडिंग्स भी हमको बतानी है। तो ammeter को कहाँ, पुटिंग इन एन ammeter to measure the current through the resistors, मतलब सारे रेजिस्टर्स में कितने करंट जा रहे हैं, मतलब नॉर्मल सर्किट में मेरे को उठा के लगा देना है। आइए दोस्तों, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन का जो सर्किट बनाया था उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। तो हमको वोल्टामीटर हमको लगाना है दोस्तों, कहाँ पे, इसके लिए 12 ओम के लिए लगाना है। तो यहाँ पे मैं वोल्टामीटर लगा देता हूँ। चलिए इस सी को ना थोड़ा मैं यहाँ पे लिख दूँ, सी ये है, ये रहा मेरा वोल्टामीटर, V से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, और एमीटर दोस्तों मैं लगा देता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ मैं, यहाँ लगा लूँ, 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 कहीं भी इस सर्किट के अंदर मैं लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ दोस्तों कहीं भी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सर्किट है दोस्तों वो है सीरीज सर्किट,
है कि नहीं सीरीज सर्किट। तो ये सीरीज सर्किट है, इस वजह से मैं कहीं भी एमीटर को लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर, अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो हर जगह मेरे पास करंट सेम रहेगा। तो एमीटर कहीं भी लगा लेते हैं, काम करते हैं यहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस सा नजर आ रहा है मेरे को, इसलिए यहाँ पे लगा लेते हैं, ए लिख देते हैं दोस्तों एमीटर। थोड़ा सा करेक्शन कर लेने दीजिए। ये मेरा सर्किट जो है आ गया। यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ए स्टैंड फॉर एमीटर। ठीक है, ये ए इसका नाम था। एक काम करता हूँ, इनको 1 2 दे देते हैं दोस्तों, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। R1 दे दीजिए, छोड़िए, R1, R2, R3। ठीक है दोस्तों, तो ये वोल्टामीटर है और ये आपका एमीटर है। अच्छा, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हमको मालूम होना चाहिए। देखिए, ये जो पॉजिटिव है ना, ये यहाँ पे पॉजिटिव ही लगना चाहिए और यहाँ से ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल आके मिल जाए। ठीक वैसे ही इधर पॉजिटिव होना चाहिए एमीटर का और इधर नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव नेगेटिव आगे, तो सर्किट में ऐसे इनको कनेक्ट किया जाता है दोस्तों। तो ये तो मैंने कनेक्ट कर दिया सेकंड का भी, तो 1/2 हो गया। अब इन्होंने साफ साफ क्या बोला था कि एमीटर की रीडिंग फॉर एमीटर, एमीटर की रीडिंग के लिए हमको कंप्लीट सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें मेरे को सर्किट की वोल्टेज पता होना चाहिए, सर्किट का करंट और सर्किट का रेजिस्टेंस। तो सर्किट का रेजिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12, 8, 20, 25 वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसे ये आया 25, ये आया दोस्तों 5 + 8 + 12 करके आया ना, क्योंकि ये लोग सीरीज में थे। सिंपली प्लस करके आ जाता है, पैरेलल में होता तो अलग से सॉल्व करते। करंट मुझे नहीं मालूम है, वोल्टेज मुझे मालूम है, 6 वोल्ट इसमें प्रोवाइड किया गया है। फॉर्मूला हम सभी को मालूम है, V = IR होता है दोस्तों। तो I की जो वैल्यू जो निकलेगी, दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा V/R। तो आइए हमको जरा पुट करके देख लेते हैं, वोल्टेज कितना है 6/25। 6/25 अगर आप करेंगे, 6/25 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0.2524 इनफैक्ट 24 एम्पियर्स ऑफ करंट दौड़ेगा। तो यही जो होगा ना, यही आपकी एमीटर की रीडिंग होगी। एमीटर यही रीडिंग दिखाएगा। तो आई होप पहला पार्ट समझ में आ गया हो। अब जरा हम सॉल्व करते हैं फॉर वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर की रीडिंग की बात करते हैं तो किसकी रेजिस्टेंस के ऊपर लगाया गया है, ये हमारे पास 12 ओम की रेजिस्टेंस के ऊपर लगाया गया है। तो ये जो वोल्टामीटर है ना दोस्तों, वो सिर्फ ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज हमको बताएगा। याद रखिएगा, ये देखिए, ये थोड़ा और शेड अप कर देते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आए। इन दोनों पॉइंटों के बीच का हमको वोल्टेज बताएगा। तो R की वैल्यू तो है हमारे पास, I हमको मालूम है कि ये पूरे सर्किट के अंदर सेम करंट दौड़ रहा होगा, क्योंकि सब सीरीज में लगे हुए हैं, 0.24 एम्पियर। तो हमारे पास वोल्टेज तो आ ही जाएगा V = IR की मदद से। तो V जो है हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 12 × 0.24। तो 0.24 के जैसे ही आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगी 2.88 वोल्ट। 2.88 वोल्ट हमारी वोल्टेज आ जाएगी। ये रीडिंग जो होगी आपकी वोल्टामीटर की, और वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी दोस्तों। तो वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग आ गई। वोल्ट मीटर्स रीडिंग ये हमको शो करेगी दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग
शो करेगी दोस्तों 2.88 वोल्ट। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा हो और आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, सो लेट मी रिमूव दिस। तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि क्या कह रहा है।